बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 8वीं पाठ 1 का बसंत भाग 3 का पाठ 1 ध्वनि कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, कवि का परिचय में आपको सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि कवि का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म 1897 ईस्वी में, जन्म स्थान महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961। रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा आदि। बच्चों, ये तो इनकी रचना है। अब हम लोग कविता के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत जो कविता है ध्वनि, इसमें कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त किया है। कवि कलियों और फूलों के माध्यम से देश के युवाओं को चुस्त दुरुस्त और जागरूक बनाना चाहते हैं। साथ ही सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की सलाह देते हैं। वह निराश हो चुके युवाओं को कहता है कि निराश मत हो, क्योंकि रात कितनी भी घनी अंधेरी कार्यों न हो, लेकिन अंधेरी कर्मों में न हो, लेकिन सुबह आती ही है जो सुंदर और सभी लोगों के लिए अच्छा होता है। बच्चों, कविता का जो पहला अनुच्छेद है, मैं इसको सस्वर वाचन कर रहा हूँ। आप भी इसका अच्छे तरीके से अध्ययन करिएगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, इस 4 पंक्तियों में 3 शब्दों का शब्दार्थ है मृदुल, कोमल, अंत। इसका मतलब है समाप्ति और वन, जंगल। बच्चों, इसका अर्थ क्या है? इस कविता में कवि ने आत्मविश्वास के साथ कहता है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके जीवन के बगीचा में वसंत की कोमलता का आगमन अभी हुआ है, जिससे उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा और वह लगातार चलता रहेगा। बच्चों, आप इस कविता का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब दूसरा जो कविता की पंक्तियां हैं, कवि क्या कहता है? हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। बहुत सुंदर पंक्ति। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे पात। पात का मीनिंग होता है पत्ता। दूसरा शब्द है कोमल। कोमल का अर्थ होता है मुलायम। गात, गात का अर्थ होता है शरीर या देह। कर, कर का मतलब होता है हाथ। निद्रित जो शब्द है, निद्रित का मतलब होता है नींद में डूबी हुई। और प्रत्यूष, प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल या सवेरा। और मनोहर
मनोहर का अर्थ होता है मनोरम या सुंदर। बच्चों, इसका अर्थ है, कवि कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्वयं अच्छा काम करते हुए देश के युवाओं को मनोहर बसंत का संदेश देना चाहते हैं। मनोहर वसंत का संदेश देना चाहते हैं। वह कहता है कि जैसे वसंत के आगमन से प्रकृति में चारों ओर खुशियां और कोमलता आ जाती है, वैसे ही मानव उत्साहित व सजग होकर रचनात्मक कार्य करें तो उसका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। बच्चों, बहुत सुंदर पंक्ति है। अब क्या कहना चाह रहा है कवि, आप देखिए। तीसरा जो अनुच्छेद है, तीसरे अनुच्छेद में कवि बताना चाहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, इस अवतरण में जो कुछ कठिन शब्द हैं, इसमें पहला है पुष्प। पुष्प का अर्थ होता है फूल। दूसरा शब्द है तंद्रालस। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद के कारण होने वाला आलस्य, जिसको क्या बोलते हैं, तंद्रालस। तीसरा है तंद्रालस के बाद जो है लालसा। लालसा का अर्थ होता है बच्चों, लालसा का अर्थ होता है इच्छा। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। इसका मतलब कि कब ये कहना चाहता है कि नव, नव का अर्थ होता है नया। सहर्ष, सहर्ष का मीनिंग होता है बच्चों खुशी से। द्वार, द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। जहाँ, जहाँ का अर्थ होता है संसार। और अनंत, इसका अर्थ होता है जिसका कभी अंत न हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनंत। अब इस कविता का जो अर्थ है उस पर हम लोग बात करें। इस कविता के माध्यम से देखो क्या करना चाह रहा है कवि। प्रस्तुत जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि फूल का उदाहरण देते हुए कहता है कि जिस तरह फूल अपना नींद और आलस छोड़कर खिलते हैं और अपने सुगंध के कारण संसार में प्रशंसा पाते हैं, उसी तरह मानव अगर अपना आलस को छोड़ दे और मेहनत से अच्छे अच्छे कामों को करें तो अपने काम से वह संसार में प्रशंसा प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, अंत में कवि ये कहना चाहता है कि कभी निराश मत हो और हमेशा अच्छा काम करते रहो, संसार में तुम्हारी प्रशंसा होती रहेगी। बच्चों, इस कविता का मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सरलार्थ भावार्थ बताने की कोशिश किया है उसको आप लोग समझ गए होंगे। अब इस कविता का कुछ अभ्यास प्रश्न जिस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें नंबर 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। बच्चों, आप प्रश्न समझ गए होंगे कि ऐसा विश्वास क्यों है कवि को कि उसका अंत अभी नहीं होगा। बच्चों, इसका उत्तर है
कवि को निम्न कारणों से ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। नंबर 1, वह जीवन के प्रति निराश नहीं है, यानी आशावादी दृष्टिकोण रखता है कि इसलिए जो है वो कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। दूसरा, वह उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है और हतोत्साहित नहीं है। और तीसरा कारण है कि उसे युवकों को उत्साहित करने वाले अनेक कार्य करने हैं और इसलिए जो है उसके अंदर उदासी, निराशा, हताशा नहीं है। प्रश्न 2 है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। बच्चों इसका देखो, इसका बहुत आसान उत्तर है। इसका उत्तर यह है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि निम्नलिखित प्रयास करता है। पहला है, कवि कलियों की निद्रा दूर भगाने का प्रयास करता है, यानी निद्रा दूर भगेगी तो उसका आलस क्या होगा, दूर होगा। आलस दूर होगा तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा, तो इसलिए उसको एक प्रेरणा देना चाहता है। दूसरा, वह उनका आलस्य या आलस दूर भगाने का प्रयास करता है। और आलसी जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य नहीं होता है वह निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और प्रश्न 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि इसका उत्तर क्या देना चाह रहा है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर भगाने के लिए कई प्रकार के कार्य करना चाहता है, जिसमें नंबर 1 है, अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उस पर फेरना चाहता है जिससे उसका तंद्रालस क्या हो, दूर हो। दूसरा है, पुष्पों को एक नए प्रभात का संदेश देना चाहता है कि एक नया उजाला, नया प्रकाश आएगा। तीसरा है, उसका तंद्रालस छीन लेना चाहता है। तंद्रालस से आप जानते हैं। तो बच्चों, इस कविता का मैं आशा करता हूँ कि इस कविता का आप सरलार्थ, भावार्थ समझ गए होंगे और आप इसके अलावा भी जो भी इस कविता से संबंधित प्रश्न बनते हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक्स में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।